दोस्तों नमस्कार, स्टडी स्पार्क चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुप्रतीक्षित एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जो सामाजिक विज्ञान विषय से है, इस परीक्षा का आयोजन 17 जनवरी को होना है, 17 जनवरी 2026 को। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आज दिनांक 7 जनवरी 2026 को एडमिट कार्ड से संबंधित सूचना प्रकाशित कर दी गई, यानी 8 जनवरी को ये प्रवेश पत्र इस परीक्षा संबंधी वो डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम वन लाइनर प्रश्न वीके त्रिपाठी की बुक प्रयागराज पब्लिकेशन की बुक है, इसके माध्यम से हम ये वन लाइनर प्रश्न आज हल करेंगे ताकि परीक्षा में आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। ये चैप्टर है दोस्तों राजनीतिकवाद, यानी राजनीति से संबंधित जो प्रमुख विचारधाराएँ हैं उनमें पहली विचारधारा है व्यक्तिवाद, जो व्यक्ति को केंद्र में रखती है, यानी व्यक्ति के व्यक्तिगत हित की जो बात करता है। दूसरा है इसमें उदारवाद, जो धनवानों के हित से संबंधित विचारधारा है, जिसके जो जनक है वो जॉन लॉक को माना जाता है। अराजकतावाद यानी गांधीवाद, जो राज्य के समर्थक नहीं है, अराजकतावाद। गांधी इसमें दार्शनिक अराजकतावाद से संबंधित हो जाएंगे। उसके बाद फांसीवाद है, फांसीवाद जो इटली में मुसोलिनी के द्वारा स्थापित किया गया। और नाजीवाद जो कि तानाशाही शासन का रूप है, जब एक ही व्यक्ति के अंदर सत्ता का संकेंद्रण हो जाए, तो ये नाजीवाद जर्मनी में हिटलर के द्वारा शासन की इसकी स्थापना की गई। तो ये दोस्तों देखते हैं विभिन्न परीक्षाओं में राजनीतिकवाद से संबंधित जो पूछे गए प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न दोस्तों दिया है व्यक्तिवाद से। तो पहला प्रश्न है राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो ये व्यक्तिवाद से संबंधित है, जो व्यक्ति केंद्रित विचारधारा है व्यक्तिवाद। इसमें दोस्तों समझते हैं राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो आवश्यक इसलिए है क्योंकि राज्य जो आपस में जो व्यक्ति रहते हैं इनसे पुलिस सुरक्षा इत्यादि इन्हें देनी पड़ेगी, तो आवश्यक भी है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से व्यक्ति के जो अधिकार हैं इत्यादि हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए तो आवश्यक है। दूसरा बुराई इसलिए है क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के कारण ये एक बुराई भी। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन व्यक्तिवाद से जुड़ा हुआ। दूसरा प्रश्न दिया है कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। तो शास्त्रीय उदारवाद को दोस्तों व्यक्तिगत उदारवाद भी माना जाता है या व्यक्तिवाद माना जाता है, तो इसमें आपका शास्त्रीय उदारवाद सही हो जाएगा। आगे दिया है व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकवादी राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। तो ये कथन किसका है, तो यह कथन दोनों सही हो जाएंगे, यानी दोनों ही कथन इसमें प्रमुखतः सत्य हो जाएंगे। यानी दोस्तों यहाँ अनिवार्य बुराई हो गया यानी आवश्यक बुराई, ये तो व्यक्तिवादियों की सोच है। और दूसरे जो अराजकविता जो राज्य में विश्वास नहीं करते वो इसे एक अनावश्यक, यानी उनके लिए उनका कहना है, जो अराजकवादी विचारक हैं उनका कहना है कि राज्य आवश्यक ही नहीं और बुराई तो है ही क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है। तो इसलिए प्रमुख तो दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न दिया है व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है। तो व्यक्तिवाद और समाजवाद में परस्पर विरोध का संबंध है, चूँकि व्यक्तिवाद व्यक्ति केंद्रित विचारधारा है और समाजवाद ये समाज केंद्रित विचारधारा है, तो इसलिए परस्पर विरोध हो जाएगा। आगे दिया है हस्तक्षेप का सिद्धांत, ये किससे संबंधित है, यानी व्यक्ति को उसके कार्य में जो न्यूनतम हस्तक्षेप का जो पक्षकार सिद्धांत है वो व्यक्तिवाद है। तो हस्तक्षेप का जो सिद्धांत है व्यक्तिवाद से हो जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे, तो ये व्यक्तिवाद होगा। अगला कथन दिया है लेसेज फेयर यानी अबंध नीति जिसमें बंध ना हो का सिद्धांत किससे प्रभावित है। तो स्वतंत्रता के नकारात्मक विचारों से ये प्रभावित है, जिसमें जेम्स विल का नाम आता है नकारात्मक स्वतंत्रता से। लेसेज फेयर का अभिप्राय क्या है, तो ये व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, लेसेज फेयर से जो है तात्पर्य है। आगे दिया है कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है। तो आधुनिक व्यक्तिवाद के जो प्रणेता है ये ग्राहम वालास को माना जाता है। व्यक्तिवादी विचारक ऑप्शन में हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया, तो ये स्पेंसर की विचारधारा है। आगे देखते हैं दोस्तों योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। किस विचार को प्राय व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं। तो डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत हो जाएगा इसमें। आगे है आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान शब्द। तो एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशन
द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक है। इनके द्वारा कहा गया है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का जो मान यानी आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप कम से कम हो, तो इसके समर्थक हैं एडम स्मिथ। किसने कहा था राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो इसमें एडम स्मिथ हो जाएगा। दूसरा जो प्रमुख दूसरा इसमें बात हो जाएगा दोस्तों नकारात्मक उदारवाद। तो उदारवाद का जनक ये जॉन लॉक को माना जाता है, जो प्राकृतिक अधिकारों के ये पक्षकार है, और उदारवाद का जनक इन्हें कहा जाता है। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से लिया गया, तो लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से लिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों अनेक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, और एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 में भी ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। सुमिलित करने को कथन दिया गया है, एक तरफ इसमें विचारधारा है, दूसरी तरफ राज्य है। परंपरागत उदारवाद ये क्या मानता है, आवश्यक बुराई मानता है यानी व्यक्तिवाद। परंपरागत उदारवाद को व्यक्तिवाद कहते हैं। उदारवादी आदर्शवाद तो आवश्यक भलाई कहा गया है, जो आदर्शवादी हैं राज्य के समर्थक हैं। हेगलवादी आदर्शवाद तो ये नैतिकता और विधिकता की अभिव्यक्ति है। और मार्क्सवाद के अनुसार राज्य को उत्पीड़क या शोषण करने वाली संस्था बताया गया। तो इसलिए 3, 2, 4, 1 इसमें सही सुमेलन हो जाएगा। उदारवाद का मूल तत्व क्या है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दर्शाता है। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत ये भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। उदारवाद की मान्यता क्या है कि राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन, यानी राज्य साधन के रूप में व्यक्ति को साधा जा सकता है। राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है, तो ये उदारवाद की मूल मान्यता है। उदारवाद का तत्व क्या है, स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार और स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था। तो स्वतंत्र बाजार व्यवस्था यानी यहाँ पर यह पूंजीवाद का दृष्टिकोण भी है दर्शाता है, इसलिए इसे धनवानों का हित करने वाली विचारधारा कहा गया। मानव विवेक में आस्था किस विचारधारा में है, तो आस्था उदारवाद में हो जाएगा। निश्चित दर्शन कब बना था उदारवाद, 19वीं शताब्दी में, और ये किसका हित चाहता है, तो ये धनवानों का हित चाहता है। तो इसमें आगे है उदारवाद किसका मिश्रण है, तो लोकतंत्र और डेमोक्रेसी और व्यक्तिवाद का जो है मिश्रण कौन हो जाएगा, उदारवाद। कौन सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है, तो रात्रि के पहरेदार की भूमिका ये उदारवादी सिद्धांत है। संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की, पीजीटी 2009 में प्रश्न पूछा गया, उदारवाद ने की। राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचनाओं में पाया गया है, तो जॉन लॉक की रचना में पाया गया। व्यक्ति के स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा होती है उदारवाद में। अगला प्रश्न है राज्य का उदारवादी सिद्धांत क्या, तो उपयोगितावाद, जिसके प्रतिपादक जेरेमी बेंथम को माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों दिया है राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेदन किया गया विचार का अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए। आगे देखते हैं स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। इस वक्तव्य को मानता है तो उदारवाद इसे मानता है। हस्तक्षेप की नीति नकारात्मक उदारवाद व्यक्तिवाद हो जाएगा। सकारात्मक उदारवाद देखते हैं दोस्तों, नव उदारवाद भी इसे कहा जाता है। सकारात्मक उदारवाद किसके निकट है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट। कथन कारण से संबंधित प्रश्न है, कथन दिया है सकारात्मक उदारवाद राज्य को करने के लिए कुछ कार्य सौंपता है। कारण दिया है वह संपूर्ण समाज के सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि का दायित्व राज्य को सौंपता है। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं और आगे की सही व्याख्या हो जाएगा। आगे है नव उदारवाद का प्रमुख तत्व क्या है, कि बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है। एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अकुशल और अपव्ययी होती है। निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाली किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और प्रयोग में ज्ञान और प्रौद्योगिकी का विनियोजन अव्यवहित और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है। आगे देखते हैं दोस्तों आधुनिक उदारवाद का लक्ष्य क्या है, समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना। जैसे भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए उसका अनुच्छेद जो 38 है यानी लोक कल्याण का राज्य की संकल्पना वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में दिया गया है। तो आधुनिक जो उदारवाद है उसका लक्ष्य है समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना। आगे है आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता कौन है, तो ग्राहम मालास हो जाएगा। आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषता क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का होना,
जनता को फंडामेंटल राइट प्रदान करना और राजनीतिक दलों की संख्या है वह एक से अधिक होना। अगला कथन दिया है, आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट कथन है, गलब्रेथ के द्वारा ये कहा गया है कि जो आधुनिक उदारवादी राज्य है ये एक औद्योगिक राज्य बन गया। अगला प्रश्न दिया है, किसका उदारवाद से मेल नहीं? बुजुर्ग राज्य जो है उदारवाद से मेल नहीं करता। फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार कहा गया है, पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई। इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों, याद रखेंगे, विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया? तो फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा इतिहास के अंत की जो व्याख्या है वह उदारवादी प्रजातंत्र को कहा गया। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत, ये उदारवादी विचारक हैं तो कार्ल जी पॉपर हैं। राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण उत्तरदायी है उदारवाद के विकास के लिए। अगला कथन है, अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा क्या? कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि और व्यापक संपन्नता। यह विश्वास किससे जुड़ा है? तो नव उदारवाद से विश्वास जुड़ा। इंग्लिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह के प्रणेता कौन? तो ग्रीन है, ब्रेडले हैं और बोसांके। तो ग्रीन, ब्रेडले और बोसांके अंग्रेजी उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह के प्रणेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य अनिवार्यतः एक संश्लेषण है। तो उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण। कल्याणकारी सिद्धांत किसमें विश्वास करता है कि राज्य क्या है? एक माध्यम है, न कि साध्य है। तो कल्याणकारी सिद्धांत राज्य को साध्य नहीं मानता, एक माध्यम मानता है, साधन मानता है। लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो केंट के द्वारा कहा गया है कि एक राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, केंट का एक प्रमुख कथन है, लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करते हैं। इस पर चर्चा किया है। सही कथन क्या है कि एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो पूंजीवादी राज्य है वह कल्याणकारी नहीं हो सकता, वह भी कल्याणकारी राज्य हो सकता है। किसने कहा कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है? देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार अब तक आ चुका है। TW केंट के द्वारा कथन कहा गया। आगे है, इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था, तो एक कल्याणकारी राज्य है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, समाज कल्याणकारी राज्य के समर्थक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। समाज कल्याण की सही रचना क्या है? व्यक्ति लोक कल्याण के विरुद्ध किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। आगे दिया है, फ्रैंकफर्ट स्कूल ने पूंजीवादी समाज की सांस्कृतिक आलोचना विशेषकर किस बात को लेकर की है? तो मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व को लेकर यह आलोचना की गई। अब दोस्तों, विचारधारा नहीं है अराजकतावाद यानी गांधीवाद। गांधी जी भी जो है राज्य के समर्थक नहीं थे। तो इसमें जैसे एक कथन दिया होता है, संपत्ति चोरी है। प्रमुख कथन किसका है कि संपत्ति चोरी है? तो किसका कथन है? प्रोधा का कथन। तो पहला इसमें कथन है, कौन सा गांधी जी की विचार का गांधीवादी समाजवाद का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो इस सर्वोदय हो जाएगा। अराजकतावादी कौन है? क्रोपोत्किन, बाकुनिन और गांधी जी, ये सभी क्या हैं? अराजकतावादी सिद्धांत या दार्शनिक। अराजकतावाद क्या है? तो राज्य का विरोध करता है, राज्य के विरुद्ध है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है, तो यह आत्मनिर्भरता, सामाजिक सुधार और ग्राम गणराज्य से संबंधित है। गांधी जी द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो ट्रस्टीशिप यानी न्यायता का सिद्धांत दिया है। पंचायती राज और अहिंसा का सिद्धांत इनके प्रमुख सिद्धांत। किस विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण है? तो सर्वोदय जो गांधी जी की विचारधारा का प्रमुख केंद्र रहा है, इसका उद्देश्य ही राजनीति का आध्यात्मिकरण कहा गया। दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, न कि उसके लालच के लिए। यानी उपभोग करने के लिए सबको प्रकृति सब कुछ जो है संसाधन देगी, लेकिन जमाखोरी के लिए नहीं, उसके लालच के लिए नहीं। तो ये कथन महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न दिया है, संविधान विहीन राज्य एक राज्य नहीं होगा अपितु एक प्रकार की अराजकता की व्यवस्था होगी। तो यह कथन जेलिनेक का, यानी अगर संविधान नहीं होगा तो एक राज्य की कल्पना ही असंभव। तो जेलिनेक का कथन हो जाए। अगला प्रमुख प्रश्न है, गांधी की राजनीति के प्रतिरूप का मॉडल क्या? नीति, आचार, धर्म और मानवता। संपत्ति चोरी है किसने कहा? तो प्रोधों ने के द्वारा ये कथन कहा गया है।
राज्य के स्वाभाविक होने पर किस वर्ग का विश्वास? तो आदर्शवादियों का विश्वास है। फांसीवादी विचारधारा दोस्तों, फांसीवादी विचारधारा आपसे चर्चा किया था। मुसोलिनी के द्वारा इटली में जिस तानाशाही शासन की स्थापना की गई उसे जो फांसीवाद कहा गया है। तो आगे देखते हैं क्या है। फांसीवाद की विशेषता क्या है? एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास हो, अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध हो और लोकतांत्रिक संस्थान में अविश्वास हो। इन लोकतांत्रिक संस्थानों में जो इंस्टीट्यूट हैं डेमोक्रेसी की, उनमें अविश्वास हो और अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध। दूसरा प्रश्न है, किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि एक स्वतः साध्य के रूप में माना? तो तानाशाह विचारधारा हो जाएगी। फांसीवाद का जन्म इटली में मुसोलिनी के द्वारा किया गया। फासिज्म किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। इस शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों सभी प्रश्न देखो दिया है। प्राचीन रोम के अधिकारियों की एक शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह फासिस शब्द का अर्थ है। इसकी विशेषता क्या है फांसीवाद की? यह एक सर्वशक्ति संपन्न राज्य का समर्थन करता है। इसमें जातीय सर्वोच्चता पर बल दिया गया है। यह महामानव पूजा और विशेष वर्ग में विश्वास करता है। आगे है, फांसीवाद ने राज्य को क्या माना? व्यक्तियों पर निरंकुश एक शक्ति। फांसीवाद के संबंध में सही युग में इटली और मुसोलिनी इटली में जो है मुसोलिनी के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। कौन सी विशेषता फांसीवाद में नहीं पाई जाती? तो यह प्रजातंत्र पाई जाती है। तो प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र का विरोधी। फांसीवाद किसकी महिमा मंडित करता है? तो हिंसा, युद्ध और नेता की। अगला प्रश्न है, फांसीवाद विश्वास करता है क्या कि राज्य दल से श्रेष्ठ है? और अगला है, कौन सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है? तो ये फांसीवाद जो है सर्वाधिकारवादी राज्य में, यानी सब कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर तथा अंदर कुछ, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं। तो सर्वाधिकारवादियों का प्रमुख कथन। अगला दिया है इसमें, अंतर्राष्ट्रवाद का विरोध किया है। तो फांसीवाद में जो है अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध किया गया है। फांसीवाद किस सिद्धांत का समर्थन करता है? समाज की निगमवादी समझ, प्रजातीय उत्कृष्टता, आज्ञा पालन और अनुशासन। अगला प्रश्न दोस्तों, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? तो अभिजात वर्ग के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसमें फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप दिखाई देता है। इटली में फांसीवाद का उदय का कारण क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के मध्य जो चला था वह फांसीवाद का उदय का कारण इटली में माना गया। जैसे मातृत्व महिला के लिए आवश्यक है उसी तरह युद्ध पुरुष के लिए है। तो ये फांसीवादी विचारक मुसोलिनी का कथन है। सभी कुछ राज्य के अंदर, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये मुसोलिनी का प्रमुख कथन। आगे है, मेरा प्रोग्राम यानी कार्यक्रम कार्य है, बात नहीं है। तो यह कथन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मुसोलिनी का हो जाएगा। नाजीवाद का जनक कौन है? तो हिटलर। जर्मनी में जिस तानाशाही शासन की स्थापना की गई उसे नाजीवाद कहा जाता है, जिसके संस्थापक इटली हिटलर हो जाए। आगे देखते हैं दोस्तों, जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार की शासन की स्थापना की? तो तानाशाही। जिसे जीना है उसे युद्ध करना है, कथन किसका है? हिटलर का है। आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक है, तो हिटलर है। नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल कहा माना गया? मीन कैम्फ, जो कि हिटलर की रचना है, इसे अपना बाइबिल माना गया। किसने फांसीवाद के सिद्धांतों का वर्णन इस रूप में किया कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो अल्फ्रेड रोको के द्वारा यह कथन कहा गया। अस्थायी अधिनायकवाद के स्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है। तो यह दोस्तों केसी वियर का कथन। अगला प्रश्न है, किसने एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धांत की घोषणा की? तो मैजनी ने इस सिद्धांत की घोषणा की, एक राष्ट्र और एक राज्य सिद्धांत। तो दोस्तों जितने भी वाद से संबंधित प्रश्न हैं, राजनीतिक वाद से संबंधित जो प्रश्न हैं और विभिन्न परीक्षाओं में अब तक पूछे गए, चाहे व्यक्तिवाद हो, उदारवाद हो, सकारात्मक उदारवाद हो, नाजीवाद हो, फांसीवाद हो, इनसे संबंधित जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हें वन लाइनर एक संक्षिप्त अवलोकन की दृष्टि से हमने उन पर चर्चा किया, ताकि आने वाली एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आप सभी को लाभ हो सके। इसके साथ ही दोस्तों जब हम देने जा रहे हैं तो इस एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट, मान लीजिए हमने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन जैसे राष्ट्रपति, भारत के कितने अब तक राष्ट्रपति हुए हैं उन्हें क्रमानुसार आप याद करके जाएं, क्रमानुसार।
उपराष्ट्रपति, हालांकि हम अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे, उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, अन्य वित्त आयोग के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट में भारत के प्रमुख न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक को क्रमानुसार याद करके जाएं, ताकि वहाँ से अगर प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो सके। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।